1993 में इंडिया के अंदर बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें 257 लोग मारे गए थे। और इस बॉम्ब ब्लास्ट का जो मास्टरमाइंड था वो था दाऊद इब्राहिम और वो अभी तक आजाद है। अब मेरा तुम सबसे केवल एक सिंपल सा सवाल है। सपोज करो इंडिया के अंदर एक मूवी बनती है जो कि ये क्लेम करती है कि ये एक रियल स्टोरी पे आधारित है। अब इस मूवी के अंदर हमें इंडिया के 2 स्पाई दिखाए जाते हैं जो कि पाकिस्तान में काफी लंबे टाइम से रह रहे हैं और उन्हें पता है कि दाऊद इब्राहिम कहाँ रहता है, वो क्या काम करने वाला है। इनफैक्ट ये तो उससे कई बार मिल भी चुके हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये मूवी रियलिटी पे आधारित है और इंडिया के 2 स्पाई जो पाकिस्तान में है उन्हें ये पता है कि दाऊद इब्राहिम कहाँ है, वो क्या करने वाला है, तो वो एजेंट अभी तक उसे पकड़ के इंडिया क्यों नहीं लाए या फिर उन्होंने उसे मारा क्यों नहीं? ये सवाल वैसे मेरा नहीं है, ये सवाल खुद धुरंधर 2 मूवी पूछती है अपने डायरेक्टर और राइटर आदित्य धर से। और अगर तुमने धुरंधर 2 मूवी देख ली है और तुम्हारे दिमाग में ये सवाल नहीं आए थे तो माफ करना, तुम गए तो थे एक मूवी देखने के लिए लेकिन तुम एक कैंपेन अटेंड करके आए हो बीजेपी का। और ये केवल मैं नहीं कह रहा बल्कि ये इंडिया के सबसे बड़े फिल्म क्रिटिक्स कह रहे हैं। स्क्रोल कहता है कि धुरंधर 2 प्रो गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा के साथ सीमलेसली मैच करती है। द टेलीग्राम ने लिखा ये ब्रेजन प्रोपेगेंडा है। और प्रोपेगेंडा का मतलब केवल झूठ दिखाना नहीं होता बल्कि प्रोपेगेंडा का मतलब होता है आधा सच दिखाना या फिर सिलेक्टिव सच को दिखाना। केवल उतना सच दिखाओ जिससे मेरा हीरो पावरफुल लगे। और तुम्हें पता है ना धुरंधर 2 का असली हीरो कौन है? इस वीडियो के अंदर मैं धुरंधर 2 मूवी के 3 ऐसे सबसे बड़े लूप होल बताऊंगा जिन्हें सुनने के बाद अगर तुम धुरंधर 2 मूवी देखने चले गए तो तुम हंसोगे आदित्य धर के ऊपर। मेरा पहला सवाल जिसका मैं इस वीडियो के अंदर आंसर करूंगा वो ये कि धुरंधर 2 मूवी के अंदर डीमोनेटाइजेशन को पाकिस्तान का प्लान फेल करने वाला एक मास्टर स्ट्रोक बताया है, लेकिन आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डाटा ये क्यों कहता है कि ये गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फेलियर था? दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इस मूवी के अंदर इंडिया के 2 स्पाई एजेंट हमजा और जमाली को दाऊद इब्राहिम से मिलता हुआ दिखाया जाता है। वो दाऊद इब्राहिम जिसे इंटरपोल भी अभी तक नहीं पकड़ पाया, जिसके ऊपर कई सारे क्रिमिनल केसेस हैं। इस मूवी के अंदर ऐसा दिखाया जाता है कि इंडिया के इन 2 एजेंट्स को उसकी स्पेसिफिक लोकेशन पता है, ये लोग उसके प्लान को जानते थे और ये उससे मिल भी चुके हैं। इनफैक्ट इनमें से एक एजेंट ने तो उसे न्यूट्रलाइज कर दिया है। अब मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि अगर ये मूवी पूरे तरीके से रियलिटी पे बेस्ड है जैसा कि डायरेक्टर क्लेम करता है तो फिर आदित्य धर को तो सब पता है कि दाऊद इब्राहिम की लोकेशन क्या है, वो कहाँ पे है, तो ये इंडियन एजेंसीज की हेल्प क्यों नहीं करते उसे पकड़ने में? और दूसरी चीज, अगर दाऊद इब्राहिम न्यूट्रलाइज है तो फिर इंडिया के ऊपर इतने सारे अटैक कैसे हो रहे हैं? पिछली साल भी हुआ था। और अगर ये मूवी पूरे तरीके से रियलिटी और फैक्ट के ऊपर बेस्ड नहीं है तो फिर ये डीमोनेटाइजेशन को एक मास्टर स्ट्रोक कैसे कह सकते हैं? मेरा तीसरा और हद से ज्यादा लॉजिकल और इंपॉर्टेंट सवाल, धुरंधर 2 मूवी के एंड में जब दिखाया जाता है कि हमजा अपने घर वापस आने वाला है तो हमजा जमाली से मिलता है और कहता है मुझे एक ही अफसोस है कि मैं दाऊद को नहीं मार पाया। तो जमाली उससे कहता है कि जिंदा रख के तड़पाने में जो मजा है वो एक बार में मारने में कहां? डायलॉग बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुमने दाऊद इब्राहिम को जिंदा रखा क्यों है? मूवी के अकॉर्डिंग भले ही वो न्यूट्रलाइज्ड है लेकिन फिर भी वो इंडिया के ऊपर अटैकिंग प्लान तो कर रहा है ना। और रियलिटी में भी अगर तुम देखो तो इंडिया के ऊपर कितने सारे अटैक हुए हैं। 2017 में अमरनाथ यात्रा अटैक, 2018 में सुंजुआन अटैक, 2021 में जम्मू एयरफोर्स के स्टेशन पे अटैक हुआ था, 2024 में रियासी अटैक, कठुआ अटैक और 2025 में पहलगाम अटैक। ये तो पिछले साल ही हुआ था। तो अगर मूवी के अकॉर्डिंग दाऊद इब्राहिम इंडिया के स्पाइस के कंट्रोल में है और वो कभी भी उसे मार सकते हैं लेकिन तड़पा रहे हैं क्योंकि उन्हें मजा आता है, तो भाई ये इंडिया के ऊपर अभी तक इतने अटैक क्यों हो रहे हैं? और खास बात, ये सारे अटैक पाकिस्तान से ही हो रहे हैं। इन सारे सवालों के जवाब आदित्य धर तो नहीं देगा लेकिन मैं दूंगा। वीडियो के एंड तक रुको। धुरंधर 2 मूवी के अंदर एक स्पेसिफिक सीन है, एक पूरा सेगमेंट है जहां पे हमजा जो कि इंडिया का अंडरकवर एजेंट है वो ये डिस्कवर करता है कि आईएसआई और दाऊद इब्राहिम मिलके इंडिया के अंदर जो यूपी के इलेक्शंस हैं उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए इंडिया में फेक करेंसी भेजने वाले हैं। और वो फेक करेंसी कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है बल्कि वो 60,000 करोड़ का अमाउंट होने वाला है। ये इन्फॉर्मेशन हमजा इंडिया के इंटेलिजेंस को पास करता है। इंडिया के ये जो इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं ये फोन पे कहते हैं मूवी के अंदर कि रुको मुझे होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से बात करने दो। जिसके बाद ये स्पेसिफिक मूवी के अंदर सीन दिखाया जाता है। मोदी जी का ड्रीमी बॉलीवुड डेब्यू होता है जिसमें ऑपरेशन ग्रीन लीफ यानी कि इंडिया के अंदर जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी, उसे जस्टिफाई किया जाता है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक था नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट का, क्योंकि वो पाकिस्तान से आने वाली फेक करेंसी को रोकना चाहते थे ताकि इंडिया के यूपी के इलेक्शन मैनिपुलेट ना हो। थिएटर में तो इस सीन के ऊपर तालियां बज रही थी क्योंकि ये
ये सीन देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लगता है और बहुत ही ज्यादा इमोशनल लगता है, लेकिन एक मिनट रुक के तुम केवल डाटा देख लो, वो भी आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2017 में एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसके अंदर उन्होंने साफ तौर पे ये लिखा कि 500 और 1000 के जो नोट बैन हुए हैं उनमें से 99.3% करेंसी को आरबीआई को वापस लेना पड़ा। अब मेरा एक सवाल है, या तो आरबीआई झूठ बोल रहा है या फिर आदित्य धर पूरे तरीके से बेवकूफ है। क्यों? क्योंकि डीमोनेटाइजेशन किया गया था फेक करेंसी और ब्लैक मनी को मार्केट से निकालने के लिए, लेकिन अगर आरबीआई ने उन्हीं 500 और 1000 के बैन हुए नोटों में से 99.3% को बैंक में वापस ले लिया, तो भाई ब्लैक मनी और फेक करेंसी केवल 0.7% थी क्या? क्योंकि 99.3% पैसा जो आरबीआई ने वापस लिया उसे इस्तेमाल तो फिर इंडिया की गवर्नमेंट ने ही किया होगा, और अगर वो सारी फेक करेंसी थी तो इंडिया की सरकार फेक करेंसी इस्तेमाल कर रही है, और अगर वो फेक करेंसी नहीं है तो 0.7% केवल इतनी फेक करेंसी आई थी बस। क्योंकि मूवी के अंदर तो दाऊद कहता है कि 60,000 करोड़ भेजने हैं, वो भी एक इलेक्शन के लिए। 60,000 करोड़ 0.7% की करेंसी है बस। नोटबंदी से आतंकवाद को चोट पहुंची है, भयानक चोट ये कहा गया था, लेकिन उसके बाद के जो आंकड़े आते हैं वो इस चीज की पुष्टि नहीं करते हैं, और वो आंकड़े केंद्रीय एजेंसीज के रिलीज किए हुए हैं। जो जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को नोट संस्कृति में उसको खड़ा किया जाता था, वो नोट जैसे ही वो बंद हुआ, उसके कारण विदेशी जो नकली नोट आते थे उसकी बंदी हुई, उसके कारण ड्रग माफियाओं, इस फैसले से सारी बीमारियों का इलाज, उनकी सारी चीज वही धरी कि वो बदल कहां सकते थे, वो किस बैंक में जाते। पर देश का रिजर्व बैंक तो कहता है कि 99.8%, एक मोटा मोटा आंकड़ा, उतनी करेंसी वापस आ गई। 99.8% में 0.2% बचा ना, वो सारे पैसे से आतंकवाद हो रहा था। अब ये सवाल केवल मेरे दिमाग में नहीं आया, ये सवाल आरबीआई के पुराने गवर्नर रघुराम राजन ने बहुत पहले उठाया था, लेकिन ये क्वेश्चन पूछने के बाद उन्हें उनकी पोस्ट पे से ही हटा दिया गया, और जब आरबीआई का गवर्नर खुद ये कह रहा है तब भी लोग नहीं मान रहे। अब मेरा यहाँ पे तुमसे एक सिंपल सवाल है और मुझे सच जवाब देना, अगर ये मूवी फिक्शनल है तो इस मूवी के अंदर डीमोनेटाइजेशन को बिना सही डाटा को चेक किए एक मास्टर स्ट्रोक कैसे बताया, और इसके अंदर मोदी जी को फ्री की पब्लिसिटी क्यों मिल रही है? और अगर ये मूवी फिक्शनल नहीं है, रियलिटी के ऊपर बेस्ड है, तो मेरे सवाल का जवाब हर एक भाजपिल्ले को और स्पेसिफिकली आदित्य धर को देना चाहिए। अब मैं जो क्वेश्चन करने वाला हूँ इसकी तुम क्लिप काट के इंटरनेट पे कहीं भी सर्कुलेट करो, कितनी भी जगहों पे शेयर करो, बस आदित्य धर को मेंशन करना ताकि उनके कानों में भी ये क्वेश्चन जाए और एक बार के लिए वो आके बस इसका आंसर कर दे। सवाल ये है कि 1993 में मुंबई के अंदर एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें 257 लोग मारे गए थे। दुनिया जानती है कि इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम था, जिसको आज इंटरपोल से लेके इंडिया की हर एक सिक्योरिटी एजेंसी ढूंढ रही है। अब क्वेश्चन ये है कि इस मूवी के अंदर ऐसा दिखाया जाता है कि इंडिया के 2 स्पाई एजेंट्स जानते हैं कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम रहता कहाँ है, उसका घर क्या है, उसकी करंट लोकेशन क्या है। इनफैक्ट वो उसके प्लान्स भी जानते हैं, और उनमें से एक स्पाई जो है जो वहाँ 45 सालों से है, वो तो उसके कई प्लान्स को अंजाम देने में उसकी हेल्प भी कर चुका है। माय क्वेश्चन इज सिंपल, अगर इनको दाऊद इब्राहिम की रियल लोकेशन, उसकी रियल कंडीशन सब पता है कि वो बड़े साहब हैं, तो भाई ये उसे अरेस्ट करके इंडिया क्यों नहीं लाते उसके गुनाहों की सजा देने के लिए? इसी में मेरा एक और क्वेश्चन है, इसमें दिखाया जाता है कि हमजा दाऊद को मारने की कोशिश करता है जिसमें वो फेल हो जाता है, लेकिन एंड में जमाली हमजा से कहता है कि तड़पाने में जो मजा है वो मारने में नहीं। अब मुझे दाऊद इब्राहिम से कोई सिंपैथी नहीं है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जब तुम उसकी ऐसी हालत कर सकते हो कि वो तड़पने पे मजबूर है, तो उसकी ऐसी हालत होने के बावजूद भी इंडिया पे इतने सारे अटैक हो कैसे रहे हैं? 1993 में बॉम्बे का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 257 लोग मारे गए। 1999 में IC-814 हाईजैक हुआ था। इसके बाद इंटरपोल ने दाऊद इब्राहिम के लिए रेड नोटिस निकाल दिया था। पूरी दुनिया की फोर्सेस इस आदमी को पकड़ना चाहती हैं। इंडिया कहता है कि ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान साफ मना कर देता है कि हमारे यहाँ पे नहीं है। मूवी जो फैक्ट के ऊपर बेस्ड है वो ये बता रही है कि हमारे स्पाई तो इससे मिल भी चुके हैं, लेकिन भाई इसको पकड़ के नहीं ला पा रहे। पकड़ के लाना तो छोड़ो, वो जितने प्लान करता है उतने इंडिया के ऊपर अटैक हो कैसे जाते हैं? स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें जितने अटैक गिनवाए वो सारे पाकिस्तान के टेररिस्ट ने किए थे। तुम ज्यादा पीछे मत जाओ, पिछली साल 2025 में पुलवामा अटैक हुआ था, तुम्हें अच्छे से याद होगा, एकदम वॉर की सिचुएशन बन गई थी। उसमें भी पहलगाम के अंदर कितने इंडियन मासूमों की जान गई थी, और उन्हें मारने वाले टेररिस्ट थे जो कि आए थे पाकिस्तान से, जिन्हें मैनेज करते हैं ISI, जिन्हें मैनेज करती है दाऊद इब्राहिम की टीम। और मूवी के हिसाब से जो कि रियलिटी और फैक्ट के ऊपर बेस्ड है, इंडिया के स्पाई एजेंसीज को पता है कि उसकी लोकेशन क्या है। इनफैक्ट अपने 2 स्पाई उससे मिल भी चुके हैं। भाई फिर तुम कैसे देशभक्त हो कि इंडिया पे अटैक होने दे रहे हो? निपटाओ ना उसे। और अगर मिस्टर आदित्य धर को इतनी ही स्पेसिफिक नॉलेज है कि वो बंदा है कहां पे, वो अटैक कैसे प्लान कर रहा है, जो चीज दुनिया की किसी एजेंसीज को नहीं पता, किसी न्यूज़पेपर
न्यूज़पेपर को नहीं पता, किसी भी जर्नलिस्ट को नहीं पता, वो इन्हें पता है, तभी इनने मूवी के अंदर वो इतने अच्छे से दिखाई है। तो भाई आप जाके इंडियन एजेंसीज की हेल्प क्यों नहीं करते ऐसे कमीने लोगों को इंडिया में पकड़ के लाने में, ताकि उन्हें उनके कर्मों की सजा मिल सके? ये तो आपकी नेशनल ड्यूटी हुई ना, इसे क्यों नहीं निभा रहे? अगर ये मूवी पूरे तरीके से फैक्ट के ऊपर बेस्ड है, बिल्कुल मैनिपुलेट नहीं है, तो आदित्य धर की सबसे बड़ी मोरल और नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दाऊद इब्राहिम को पकड़वाने में इंडियन एजेंसीज की हेल्प करना या फिर इंटरपोल की हेल्प करना। और अगर ये मूवी पूरे तरीके से फिक्शनल है, केवल एक मास मसाला एंटरटेनर तुमने बनाई है, तो फिर तुम मूवी के अंदर ये कैसे दिखा सकते हो कि दाऊद इब्राहिम न्यूट्रलाइज है, हमारे स्पाई उसे पूरे तरीके से कंट्रोल किए हुए हैं, लेकिन साथ ही तुम ये भी दिखाते हो कि भाई वो फिर भी इंडिया के ऊपर अटैक करवा रहा है? ये दोनों चीजें कैसे हो रही है? मतलब हमारे स्पाइस ने उसे न्यूट्रलाइज कर दिया, उसे तड़पा रहे हैं क्योंकि मजा आ रहा है, लेकिन फिर भी वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इंडिया के ऊपर हर दूसरे साल एक अटैक कर देता है। और अगर तुम्हें अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हाँ आदित्य धर प्रोपेगेंडा बना रहा था, फिल्म नहीं, तो रुको, अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ उससे तुम्हें यकीन होगा कि आदित्य धर इज द बिगेस्ट मोदी भक्त, एंड दिस मूवी इज नॉट फॉर रणवीर सिंह, दिस मूवी इज फॉर नरेंद्र मोदी। इस मूवी के अंदर एक सीन आता है जब एक कैरेक्टर कहता है कि चाय वाले ने हमें बर्बाद कर दिया। अब इस लाइन को जरा ध्यान से समझो। इस लाइन को मूवी के अंदर जो कैरेक्टर बोलता है वो यूपी का एक बहुत ही पुराना पॉलिटिशियन और एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल था, और उसका कैरेक्टर मूवी के अंदर प्रधानमंत्री जी की तारीफ में कहता है कि चाय वाले ने हमारी मुंड मार ली। अब यहाँ पे तुम सबको एक बात बहुत ही अच्छे से पता है कि यहाँ पे किस चाय वाले की बात हो रही है, चंदू चाय वाले की बात नहीं हो रही। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या इस मूवी को करंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ग्लोरीफाई करने के लिए बनाया गया है? मेरा जवाब है बिल्कुल। अब इसमें जो आतिफ असलम दिखाया गया है वो कोई दूध का धुला हुआ आदमी नहीं था, वो एक नंबर का क्रिमिनल था। अब रियल लाइफ में वो कौन था, उसके साथ जो भी हुआ बिल्कुल सही हुआ। अब भले तुम कह सकते हो कि भाई लॉ एंड ऑर्डर का क्या, ऐसे ही किसी को शूट कर दिया वो गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। वो जिस किस्म का क्रिमिनल था, जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। बात यहाँ पे आतिफ असलम के कैरेक्टर की है ही नहीं, बात यहाँ पे यह है इस मूवी के अंदर हिस्ट्री के सिलेक्टिव पार्ट्स को दिखा के करंट गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। इस मूवी के थ्रू ऑडियंस को ये यकीन दिलवाया जा रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने जो भी अभी तक किया वो सब एकदम सही था। अगर वैसा नहीं करते ना तो पाकिस्तान खा जाता इंडिया को। इस मूवी के अंदर एक और बहुत ही सेंसिटिव चीज है। मूवी के अंदर जब यूपी में इलेक्शंस का टाइम होता है तो आतिफ असलम का कैरेक्टर मेजर से कहता है, जो पाकिस्तान का आईएसआई का मेजर है, उससे कहता है कि इस बार इंडिया में हमारी गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी। अब उस टाइम पे यूपी के अंदर कांग्रेस के अलायंस की गवर्नमेंट थी और इंडिया में भी 2014 से पहले कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी, और कांग्रेस की गवर्नमेंट इस देश में 70 साल रही है। अब अगर कोई फिल्म मेकर जो अपनी फिल्म का राइटर और डायरेक्टर दोनों है, उसकी फिल्म में ये लाइन मेंशन की जाती है कि पाकिस्तान के कुछ बहुत ही पावरफुल लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर अब हमारी गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी, यानी कि ये इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि 70 सालों तक कांग्रेस की जो गवर्नमेंट इंडिया में थी वो बेसिकली दिल्ली से ऑपरेट नहीं होती थी, वो पाकिस्तान से ऑपरेट होती थी। इनके दिमाग में एक सेकंड भी ये सवाल आया कि हम लिख क्या रहे हैं बिना किसी प्रूफ के। इसका सेंस ये बनता है कि 70 साल तक जब तक कांग्रेस ने इंडिया पर रूल किया तब तक एक्चुअल में कांग्रेस सरकार नहीं चला रही थी, इंडिया को पाकिस्तान चला रहा था। मतलब जिनके यहाँ खाने को आटा नहीं है, चलाने को डाटा नहीं है, वो इंडिया को चला रहे थे। 1972 के वॉर में जिस इंडिया ने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए, उनकी नानी याद दिला दी उन्हें, उसको वो पाकिस्तान चला रहा था। आदित्य धर, तुमने हिस्ट्री पढ़ी कहां से है? मुझे लगता है आदित्य धर ने जब इस मूवी के फैक्ट और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होगी तब वो बीजेपी के लीडर्स के साथ घूम रहे होंगे, तभी तो इनके दिमाग में इतना सा सवाल नहीं आया ये डायलॉग लिखते हुए कि अगर पाकिस्तान इंडिया को 70 साल से रूल कर रहा था अकॉर्डिंग टू द फिल्म, तो भाई वो चाहता तो इन 70 सालों में इंडिया को कभी भी खत्म कर सकता था, बुरी से बुरी हालत कर सकता था। वो ऐसे छुप छुप के अटैक क्यों कर रहा? क्योंकि गवर्नमेंट तो उनकी है ना, जैसा कि आप मूवी के अंदर दिखा रहे हो। अब मुझे यहाँ पे कांग्रेस से कोई हमदर्दी नहीं है, ना ही मैं उनके एजेंडा को फैलाता हूँ, ना ही मैं उनका यूट्यूबर हूँ। मैं एक इंडिपेंडेंट यूट्यूबर हूँ इंडिया का, और मेरा सिर्फ ये लॉजिकल सवाल है, तुम किसी भी पार्टी के ऊपर ऐसा एलिगेशन बिना प्रूफ के कैसे लगा सकते हो कि वो पार्टी उस देश के सबसे बड़े दुश्मनों से मिली हुई है? जबकि पाकिस्तान और इंडिया की जो सबसे बड़ी वॉर हुई थी 1972 में, उस टाइम पे उसी पार्टी की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। इस मूवी के अंदर 26/11 वाले अटैक को बार बार मेंशन किया जाता है, जो कि मुंबई में हुआ था ताज होटल के अंदर। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पीएम थे मनमोहन सिंह। लेकिन मुझे एक बात बताओ, उनके टाइम पे ताज वाला अटैक हुआ, तुमने दिखाया। इनके टाइम पे पहलगाम अटैक हुआ, उसके पहले कितने सारे अटैक हुए, ये कौन दिखाएगा? इसके अलावा मूवी के अंदर एक वर्ड बार बार यूज किया जाता है, हिंदू। ना इंडिया, ना भारत, ना हिंदुस्तान, हिंदू। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो इंडिया की एक ही ऐसी पार्टी है जो इसी मुद्दे पे इलेक्शन लड़ती है, और इसी मुद्दे पे वो देश के लोगों को इमोशनली ट्रिगर करती है। तो इसी वजह से मूवी में जितने भी ऐसे सीन आते हैं जब उन्हें इंडिया का नाम लेना चाहिए था, इंडिया को मेंशन करने के लिए, तो वो इंडिया नहीं बोलते, भारत नहीं बोलते, हिंदुस्तान नहीं बोलते, वो बोलते हैं हिंदू। अब देखो, मुझे
मुझे मुसलमानों से कोई खास लगाव नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इंडिया के अंदर हर एक जाति, हर एक धर्म का इंसान रहता है और हर उस इंसान को इंडिया से उतना ही प्यार है जितना तुम्हें और मुझे है। अगर नहीं होता तो एपीजे अब्दुल कलाम जो कि एक मुस्लिम थे, वो न्यूक्लियर वेपन बनाने में इंडिया की हेल्प नहीं करते। इंडिया के अंदर कितने सारे सिख हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियंस हैं, ये सारे इंडियंस हैं। तुम हिंदू टर्म का यूज इसलिए नहीं कर रहे कि तुम्हें अपने धर्म से प्यार है। तुमने मूवी के अंदर हिंदू टर्म का यूज इसलिए किया है क्योंकि तुम एक पार्टी के प्रोपेगेंडा को पुश कर रहे हो। अगर तुम्हारी ये गवर्नमेंट इतनी ही स्ट्रांग होती तो जितने मैंने तुम्हें अटैक गिनवाए, इतने अटैक कभी नहीं होते और इन अटैक्स में हिंदू ही मारे गए थे। अब ऐसा नहीं कि इस मूवी के अंदर सब कुछ खराब है। रणवीर सिंह की एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, ऑलमोस्ट हर एक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है। मूवी का म्यूजिक भी काफी अच्छा है, लेकिन मुझे पार्ट 1 का म्यूजिक ज्यादा पसंद आया था। आदित्य धर का एज अ डायरेक्टर डायरेक्शन भी कमाल का है। 4 घंटे तक मूवी तुम्हें बोर नहीं होने देगी अगर तुम अपने दिमाग पे ताला लगा लो तो। सिर्फ इसको ऐसे एक एज अ फिक्शनल मूवी देखो तो तुम एंजॉय करते रहोगे। लेकिन गलती से अगर इंच भर भी तुम्हारे दिमाग की तारें खुल गई, मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम हंसोगे इस डायरेक्टर के ऊपर। भाई कम से कम फैक्ट तो सही से चेक कर लो। और इतना क्या तुम्हें प्रोपेगेंडा फैलाना है कि तुम सिलेक्टिव चीजें ही दिखाओगे? हिस्ट्री दिखानी है पूरी दिखाओ ना। आदित्य धर ने सोचा होगा कि बढ़िया 2 मूवीज से मोदी जी का प्रोपेगेंडा सेट हो जाएगा, 2027 का यूपी इलेक्शन जीत जाएंगे, 2029 का इंडिया का भी इलेक्शन जीत जाएंगे। मोदी जी के हर एक फेलियर को मैंने ग्लोरीफाई कर दिया है तो हर कोई मोदी जी का फिर से भक्त बन जाएगा। लेकिन गलती से तुम लोगों ने मेरी वीडियो देख ली। इस वीडियो के अंदर अगर तुम मेरे किसी भी क्वेश्चन का कोई आंसर करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे रॉन्ग प्रूफ कर दो। और अगर रॉन्ग प्रूफ नहीं करते तो बिना मतलब की बकवास मत लिखना, मुझे पता है कि तुम उनके अंधभक्त हो। और अगर तुम चाहो तो मेरे इस वीडियो के अंदर मैंने जितने सवाल पूछे हैं उन सब की क्लिप्स काटो और उन्हें इंस्टाग्राम की रील्स पे, यूट्यूब के शॉर्ट्स पे, तुम्हें जहां डालना है डालो, किसी को कोई स्ट्राइक नहीं आएगी। मैं बस इतना चाहता हूं कि ये सारे सवाल जरा डायरेक्टर तक पहुंचे। मैं चाहता हूं कि वो इनके रिप्लाई करे। और अगर तुम्हें मेरे क्वेश्चन वैलिड लगे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के बाद हाइप पॉइंट जरूर दो ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े। मैं मिलूंगा तुम्हें एक नई वीडियो के अंदर जिसमें हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। उस वीडियो का वेट करना, बहुत ही जल्द आएगी। मेरा नाम है ऋषभ, हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।